जय हिंद साथियों। इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए हम दोस्तों जानते हैं सब्जेक्टिव लुसेंट के जो है भौतिकी विज्ञान से छठा अध्याय यानी प्लवन के संबंध में। तो छठा अध्याय प्लवन के संबंध में होगा दोस्तों। और हम बात करें, इस पहला जो टॉपिक है वो है उत्प्लावक बल। और हम बात करें दोस्तों उत्प्लावक बल की, तो उत्प्लावक बल जो है द्रव का वह गुण है, यानी कि द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है। यानी कि दोस्तों उत्प्लावक बल जो है द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है। उसे ही उत्क्षेप या उत्प्लावक बल कहते हैं दोस्तों। यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए गुरुत्व के, यानी कि यह बल जो है, यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसे उत्प्लावन केंद्र कहते हैं दोस्तों। और इसके अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया था। यानी कि उत्प्लावक बल के बारे में अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? तो आर्किमिडीज के द्वारा किया गया था। उत्प्लावक बल द्रव में डूबी पिंड के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। उत्प्लावक बल जो है यह द्रव में डूबी पिंड के आयतन, यानी कि पिंड की जो है आयतन और द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। पिंड जब द्रव में पूर्णतः डूब जाता है तो उत्प्लावक बल का मान अधिकतम हो जाता है। उत्प्लावक बल का मान ठोस वस्तु की प्राकृतिक एवं भार पर निर्भर नहीं करता। यानी कि दोस्तों उत्प्लावक बल जो है, इसका मान जो है उत्प्लावक बल का ठोस वस्तुओं के प्राकृतिक और भार पर निर्भर नहीं करता। अब है दोस्तों दूसरा टॉपिक है आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगर हम बात करें आर्किमिडीज के सिद्धांत की, तो जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। और भार में यह आभासी कमी जो है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। इसे ही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। प्लवन के नियम की अगर हम बात करें, प्लवन के नियम, तो इसके नियम, पहला नियम है संतुलन अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। दूसरा नियम है ठोस से का गुरुत्व केंद्र द्वारा ठोस के गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर होनी चाहिए। डेंसिटी की हम बात करें, यानी घनत्व की हम बात करें दोस्तों, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। और इसका ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर इनवर्स 3, किलोग्राम मीटर इनवर्स 3 होता है। आपेक्षिक घनत्व की अगर हम बात करें, आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व की अगर हम बात करें, तो आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। तो वस्तु का घनत्व एवं 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो है आपेक्षिक घनत्व होता है। जल के महत्तम घनत्व की हम बात करें, जल का महत्तम घनत्व तो यह 4 डिग्री सेल्सियस यानी 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जल का महत्तम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस के है या फ़ारेनहाइट में 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। आपेक्षिक घनत्व एक अनुपात है। तो दोस्तों आपेक्षिक घनत्व क्या है? तो यह एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता। यानी कि आपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता। मात्रक की सभी प्रणालियों में इसका मान समान होता है। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। तो दोस्तों आपेक्षिक घनत्व को किसे मापते हैं? इसको हाइड्रोमीटर से नापते हैं, हाइड्रोमीटर्स। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल में का घनत्व जो है अधिक होता है। यानी कि सामान्य जल की अपेक्षा की हम बात करें तो समुद्र के जल का घनत्व क्या होता है दोस्तों? अधिक होता है। इसलिए समुद्र में तैरना जो है आसान होता है। जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। किसी बर्तन में पानी भरा है किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ तैर रही है, तो जब बर्फ पूरी तरह से पिघल जाएगी तो पात्र में पानी का तल बढ़ता नहीं है बल्कि पहले के समान ही रहता है। यानी कि एक कोई पात्र है, यानी कोई बर्तन है, उसमें पूर्ण रूप से पानी भरा हुआ और उसमें बर्फ का एक टुकड़ा डाल दिया जाए। अगर बर्फ पूर्ण रूप से पिघल जाएगा तो पानी के स्तर में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। नमक के घोल हम बात करें, नमक के घोल के घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। तो दोस्तों नमक के घोल का घनत्व जो है अंडे के घनत्व से नमक के घोल का घनत्व अंडे के
घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए नमक के घोल में अंडा क्या होता है, तैरता है। तो नमक के घोल में अंडा तैरेगा। अब है दोस्तों दूध की शुद्धता को कैसे मापते हैं, और हम बात करें दूध की शुद्धता को, तो दूध की शुद्धता को दुग्ध मापी यानी लैक्टोमीटर से मापते हैं। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता। एक होता है दोस्तों मित केंद्र। मित केंद्र तो तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। उत्प्लावन केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्व रेखा जिस बिंदु पर वस्तु के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली प्रारंभिक ऊर्ध्व रेखा को काटती है उसे ही दोस्तों मित केंद्र कहते हैं। हम बात करें तैरने वाली वस्तुओं के अस्थायी संतुलन की शर्तें, तो तैरने वाली जो वस्तु के अस्थायी संतुलन के लिए दो शर्त है। पहला शर्त है दोस्तों मित केंद्र जो है, ये जो मित केंद्र है गुरुत्व केंद्र के ऊपर होनी चाहिए। मित केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर होनी चाहिए। दूसरा है वस्तु का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र अर्थात उत्प्लावक केंद्र दोनों को एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होनी चाहिए। तो ये था दोस्तों छठा अध्याय और प्लवन से संबंधित था, फिजिक्स का चैप्टर था। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।